हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग एकदम स्वस्थ होंगे। तो आज हमारा जो सेशन होने वाला है उसमें हम करने वाले हैं CGL 2022 में जितने भी केमिस्ट्री के क्वेश्चंस आए हैं उन सबको हम कवर करने वाले हैं। हम देखने वाले हैं कि कौन से क्वेश्चंस किस पोर्शन से आए हैं, क्या लेवल रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन वीडियो पे को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एसएससी के रिगार्डिंग सबसे पहले अपडेट्स पाइए। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि हमने YouTube पे सबकी प्लेलिस्ट बना दी है। तो अगर आपको मैथ्स की प्लेलिस्ट चेक करनी है, मैथ्स की वीडियोस देखनी है, तो आप मैथ्स की प्लेलिस्ट पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। इंग्लिश की अलग बना दी गई है, जीके की अलग बनी हुई है, ट्रिक्स की अलग है और कंप्यूटर की भी अलग से बना दी गई है। तो आप बिल्कुल टाइमली उनको चेक करते रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज बर्निंग ऑफ कोल इज एन एग्जाम्पल ऑफ। कोयले का जलना किसका उदाहरण है। देखिए, आपको अगर याद हो, मैंने क्लासेस में आपको समझाया था कि टोटल 4 टाइप की रिएक्शंस होती हैं। तो 4-5 टाइप की रिएक्शंस होती हैं, तो उनमें से कोयले का जलना किस टाइप की रिएक्शन है। तो मैं आपको बता दूं, कोयले का जलना जो रिएक्शन है वो है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखिए, जब कोयला जलता है, कोयला क्या होता है, कार्बन। जलने का मतलब क्या है, जलने का मतलब है, एक सेकेंड होल्ड कीजिएगा। ये जलने का मतलब है आप किसके साथ रिएक्शन करा रहे हो, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा रहे हो। तो आपका बन गया CO2। तो दो चीजें कंबाइन हुई तब जाके सिंगल चीज बनी। इस टाइप की रिएक्शन को बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कोयले का जलना किसका एग्जाम्पल है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। और ये मैंने आपको क्लासेस में प्रॉपरली एक्सप्लेन भी किया था। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। केमिकल फॉर्मूला ऑफ क्विकलाइम इज मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, जो मैं आपको पहले भी बता चुकी थी। अनबुझा चूना उसका रासायनिक सूत्र क्या है। अगर आपको याद हो, चूने से रिलेटेड मैंने आपको 3-4 चीजों के फॉर्मूले याद कराए थे। तो क्विकलाइम का फॉर्मूला क्या बताया था, CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड। कॉमन नेम ऑफ द कंपाउंड CaOCl2। CaOCl2 का कॉमन नेम क्या है, यानी उसका प्रचलित नाम क्या है। इसको आप जानते हो ब्लीचिंग पाउडर के नाम से। अगर आपको याद हो, ये मैं आपको क्लासेस में ऑलरेडी करा चुकी हूँ। इसमें बहुत तेज गंध आती है क्लोरीन गैस की, क्योंकि आप क्लोरीन गैस का इस्तेमाल करते हो ब्लीचिंग पाउडर में। तो एक इसका एग्जाम्पल हो गया, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो यहाँ पर आते हैं आपके विटामिन और उनके नेम्स। तो आपके पास इसकी एक अलग से प्लेलिस्ट थी। आपको मैंने पूरी जो विटामिन है सबके नाम याद करा दिए थे। विटामिन ए, इसका नाम होता है रेटिनॉल। तो विटामिन ए का यानी फर्स्ट का हो गया बी, तो आपके पास ये ए और बी दो ऑप्शन बचते हैं। विटामिन B12, इसका नाम था आपका साइक्लोकोबालामिन। तो यहाँ पे कोबालामिन के नाम से है। सेकंड का हो गया सी। तो यहाँ से आपका जो ऑप्शन बैठता है वो बैठता है ऑप्शन बी। तो ये क्वेश्चन जो है ये भी हमारी क्लासेस में से आया था और इसका ऑप्शन है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सोडा लाइम। सोडा लाइम का क्या फॉर्मूला है। ये बहुत आसान क्वेश्चन था। आपको लाइम का फॉर्मूला बताया अभी, CaO, राइट। सोडा है, दैट मीन सोडियम, यानी Na का कोई कंपाउंड और ऐड हो गया है। तो आपका जो इसमें आपको दिख रहा है Na का एक ही कंपाउंड है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, NaOH प्लस CaO। ये इसका सोडा लाइम का जो है वो फॉर्मूला होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्ट मैच। इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। सबसे पहला, द एसिड प्रेजेंट इन टमाटो। टमाटो के अंदर जो एसिड होता है, तो टमाटो का मैंने आपको याद कराया था, ये ओप से खत्म है और ओ से ही इसका एसिड शुरू है, ऑक्सैलिक एसिड। तो टमाटो के अंदर जो एसिड होता है वो कौन सा होता है, ऑक्सैलिक एसिड। तो यही करेक्ट ऑप्शन नहीं है, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। लेकिन इसके अलावा बाकी भी पढ़ लेते हैं। रेंसिड बटर के अंदर जो आपका मक्खन जो है, जो बटर है वो बासी हो गया, खराब हो गया, उसके अंदर होता है ब्यूटारिक एसिड। ऑरेंज के अंदर सिट्रिक एसिड और ग्रेप्स के अंदर टार्टरिक एसिड। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। मैंने आपको एक बहुत जहां ट्रिक्स समझाई थी उनमें एक वीडियो थी रिएक्टिविटी सीरीज की। तो आपको एक इंसान का नाम याद करना था, मिस्टर PSBC मेजेंटल, और उसके आगे आपके सारे वो एलिमेंट्स थे जो हाइड्रोजन के नीचे थे। तो अब यहाँ पे आपको पूछा है कि कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव कौन सा है। तो गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, तीनों के तीनों कॉपर से कम रिएक्टिव है, यानी कम क्रियाशील है। आपका जो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है वो है आपका जिंक यानी जस्ता। आइडेंटिफाई द करेक्ट केमिकल फॉर्मूला ऑफ क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का सही रासायनिक सूत्र पहचानिए। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है
Cl3, ये है आपका क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला। ये आपने कई बार क्लासेस में मेरे मुंह से सुना होगा और काफी इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स में से एक है। लाइमस्टोन, चौक, मार्बल आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ। चूना पत्थर, खड़िया या संगमरमर किसके विविध रूप हैं? अगर आपने क्लासेस अटेंड की होंगी, आप साइंस बैकग्राउंड से हो, आपको इनका केमिकल फॉर्मूला डेफिनेटली पता होगा। लाइमस्टोन, इसका फॉर्मूला होता है CaCO3, चौक CaCO3, मार्बल CaCO3। तो इन सबका फॉर्मूला जो हम यूज करते हैं साइंस में CaCO3 करते हैं, दैट मीन्स कैल्शियम कार्बोनेट हम यूज करते हैं। तो इनका जो आपका करेक्ट फॉर्मूला है, जो रासायनिक सूत्र है, वो क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाउ डज हाइड्रोक्लोरिक एसिड हेल्प इन फैसिलिटेटिंग द एक्शन ऑफ पेप्सिन? यानी जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, जो हमारे स्टमक में होता है, हमारे पेट में होता है, वो पेप्सिन के काम को कैसे बढ़ावा देता है? देखिए, मैंने आपको ये समझाया था कि हमारे पेट में गैस्ट्रिक जूस निकलता है, गैस्ट्रिक एक रस निकलता है जिसमें 3 चीजें होती हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन और म्यूकस। तो HCl है जो यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, और पेप्सिन है, वो बेस्ट फ्रेंड्स है। पेप्सिन HCl के बिना काम नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि पेप्सिन को HCl की जरूरत है। HCl क्या है? एक अम्ल है, एक एसिड है। तो वो क्या करता है, वो जो जूस है उसको वो अम्लीय यानी एसिडिक नेचर में बदल देता है। और पेप्सिन किस में काम करता है? सिर्फ अम्लीय नेचर में काम करता है, यानी एसिडिक नेचर में काम करता है। तो 4 ऑप्शंस हैं। सबसे पहला है हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्रिएट्स एल्कलाइन मीडियम। जी नहीं, एल्कलाइन मीडियम नहीं। एल्कलाइन का मतलब होता है क्षारीय माध्यम, तो क्षारीय माध्यम नहीं बनाता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड हेल्प्स ब्रेक डाउन पेप्सिन। हाइड्रोक्लोरिक एसिड काम करता है पेप्सिन को तोड़ने के लिए, ये भी बिल्कुल गलत है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्रिएट्स एसिडिक मीडियम विच फैसिलिटेट्स द एक्शन ऑफ पेप्सिन। यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक अम्लीय माध्यम बनाता है जिसकी वजह से पेप्सिन अपना काम कर सकता है। ये ही इसका करेक्ट आंसर है। अगला है बेसिक मीडियम। तो बेसिक मीडियम यानी क्षारीय माध्यम तो नहीं बनाता है, तो इसका हो गया ऑप्शन सी। हाउ मेनी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कैन एम शेल है? एम शेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं? आपको मैं बता दूं, आपके जो शेल्स होते हैं, ये न्यूक्लियस है। तो ये पहला शेल, ये दूसरा शेल, ये तीसरा शेल। तो सबसे पहले शेल को बोलते हैं के, तो सबसे पहले शेल को बोलते हैं के, फिर एल और फिर एम। एक शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं उसको हम बताते हैं फॉर्मूले से 2n²। तो m यानी तीसरा शेल है, तो तीसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 3 का स्क्वायर 9, 9 2 18, दैट मीन्स 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं m शेल में। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया 18। In 1955, which synthetic element is provisionally named Mendelevium in honor of Dmitry Mendeleev, who created one of the first periodic tables? यानी 1955 में दिमित्री मेंडलीव के सम्मान में किस कृत्रिम तत्व को अस्थायी रूप से मेंडलीवियम का नाम दिया गया, जिन्होंने अपनी पहली आवृत सारणियों में से एक को बनाया था? देखिए, मेंडलीव नाम केमिस्ट्री की फील्ड में बहुत बड़ा नेम है। इन्होंने आवृत सारणी यानी पीरियोडिक टेबल बनाई थी स्टार्टिंग में, बिल्कुल। तो इनको ऑनर करने के लिए, इनको इज्जत सम्मान देने के लिए एक हमने आर्टिफिशियल एलिमेंट था, कृत्रिम एलिमेंट था, जिसका नंबर था 101, उसको हमने नाम दे दिया था मेंडलीवियम। तो इन्होंने यही पूछा कि वो कौन सा एलिमेंट है, तो वो है एलिमेंट 101। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, व्हाट वाज द एटॉमिक मास ऑफ इका एल्यूमिनियम विच वाज लेटर रिप्लेस्ड बाय गैलियम? इन्होंने बोला कि मेंडलीव के अकॉर्डिंग, मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग, जो आपका इका एल्यूमिनियम था उसका, जिसको इका एल्यूमिनियम था, मैं आपको बताती हूँ मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में ये हुआ था कि कुछ एलिमेंट्स डिस्कवर नहीं हुए थे अभी तक, उनको खोजा ही नहीं गया था, लेकिन मेंडलीव ने बता दिया था कि ये फ्यूचर में आएंगे। तो ऐसा ही एक एलिमेंट था जिन्होंने उनका नाम दिया था इका एल्यूमिनियम। जब बाद में वो डिस्कवर हुआ तो हमने उसका नाम रख दिया था गैलियम। तो वो ये पूछ रहे हैं कि उसका एटॉमिक मास क्या था, यानी परमाणु द्रव्यमान क्या था। तो मैं आपको बता दूं, ये लर्न करने वाला है, इसकी कोई ट्रिक नहीं है। गैलियम का एटॉमिक मास जो होता है, परमाणुीय द्रव जो होता है, वो द्रव्यमान जो होता है, वो होता है 68। Which of the following is an organic compound with the formula CH3O C6H5? वो ये बोल रहे हैं इनमें से वो
उसका क्या नाम है, उस कंपाउंड का क्या नाम है, जिसका फॉर्मूला तो ये है। इसी के साथ आप इसको हर तरीके से यूज कर सकते हो, परफ्यूम की तरह यूज कर सकते हो, आप फ्रेग्रेंस के लिए, खुशबू के लिए यूज कर सकते हो, सॉल्वेंट किसी चीज को घोलने के लिए यूज कर सकते हो। तो मैं आपको बता दूं ऐसा क्या स्पेशल है इसमें, ये है आपका बेंजीन और ये जुड़ा हुआ है OCH3 ग्रुप, और इसको हम बोलते हैं, तो इसको आपने बेंजीन को C6H5 लिखा हुआ है और OCH3 ऐसे ही आ गया। तो मैं आपको बता दूं ऐसे कंपाउंड इसको बोलते हैं एनिसोल। ये लर्न करने वाला है, एनिसोल इसका नाम है, जिसमें OCH3 जुड़ जाता है बेंजीन के ऊपर। और आप इसको हर तरीके से यूज कर सकते हो, इत्र की तरह के तरीके से, सुगंध के तरीके से और विलायक के रूप में, यानी सॉल्वेंट किसी चीज को घोलने के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली नोन एज क्विकलाइम। देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, क्विकलाइम का फॉर्मूला पूछ रखा है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। केमिकल फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, बहुत आसान क्वेश्चन है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है MgO। इसके अलावा आप देख सकते हो कंफ्यूजन वाले सिर्फ दो ही ऑप्शन थे, एक तो MgO और एक MgO2। तो MgO2 तो नहीं बनेगा डेफिनेटली, वैलेंसी से फॉर्मूला बनाया जाता है। मैग्नीशियम की भी वैलेंसी 2 है और मैंने वैलेंसी लर्न करानी आपको सिखा रखी है शॉर्ट वीडियोस में। ऑक्सीजन की वैलेंसी भी 2 है, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, फॉर्मूला बन गया MgO। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल फाइबर। इनमें से कौन सा एक प्राकृतिक रेशा नहीं है, एक नेचुरल फाइबर नहीं है, आर्टिफिशियल है, कृत्रिम है। तो लिनन, रेयन, जूट और कॉटन, इनमें से, यानी कपास, तो इनमें से कौन सा आपका आर्टिफिशियल है, जो आप ह्यूमन मेड है, वो है रेयन। बाकी सब नेचर में खुद से आते हैं, तो रेयन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। Who conducted X-ray spectroscopic study of a large number of elements and showed that frequency of X-rays emitted by an element is related to the atomic number Z rather than atomic mass। अगर स्टार्टिंग का मुझे कुछ समझ ना भी आए तो आप एक चीज समझो, इन्होंने, इसका मेन सार क्या है इस क्वेश्चन का, कि वो कौन सा वैज्ञानिक है, कौन सा साइंटिस्ट है जिन्होंने एक्सरे एक्सपेरिमेंट करे हैं और उन्होंने ये बताया है कि जो एक्सरेज हैं, कोई भी एलिमेंट पे उन्होंने कुछ करा होगा और वो एलिमेंट, वो तत्व क्या कर रहा है, एक्सरे छोड़ रहा है, एक्सरे किरणें छोड़ रहा है। तो कितनी एक्सरे किरणें निकल रही हैं वो डिपेंड कर रहा है उसके एटॉमिक नंबर पे, यानी उसके परमाणु संख्या पे, बजाय उसके द्रव्यमान पे, बजाय उसके एटॉमिक मास पे। आप मुझे ये बताओ, ये चैप्टर में भी मैंने आपको समझाया था, वो कौन सा साइंटिस्ट था जिन्होंने ये बताया था कि एटॉमिक नंबर को उठाओ, एटॉमिक मास को नहीं। अब तक जितनी पीरियोडिक टेबल, आवर्त सारणी बन रही थी, सब मास पे बन रही थी, द्रव्यमान पे बन रही थी। ये पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया था कि द्रव्यमान को नहीं उठाना है, हमको उठाना है द्रव्यमान संख्या को, क्योंकि द्रव्यमान संख्या सबकी फिक्स होती है, किसी की भी रिपीट नहीं हो सकती। तो वो जो आपके साइंटिस्ट थे उनका क्या नाम था, 4 ऑप्शंस हैं, डिमित्री मेंडलीव, जॉन डॉब्रिनर, लोथ मियर और हेनरी मूजले। हेनरी मूजले थे जिन्होंने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो बिल्कुल आधुनिक आवर्त सारणी थी, वो बनाई थी। और इन्होंने बताया था कि अगर आपको कोई चीज उठानी है तो आप एटॉमिक नंबर उठाओ, यानी आप परमाणु संख्या उठाओ बजाय परमाणु द्रव्यमान के। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के संदर्भ में सही कथन की पहचान कीजिए। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं, जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में या तो डबल बॉन्ड होंगे यानी द्विकल बंध होंगे, या ट्रिपल बॉन्ड होंगे यानी त्रिकल बंध होंगे। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहला, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन हैविंग डबल बॉन्ड्स और ट्रिपल बॉन्ड्स। यहां तक पढ़ते टिक मत लगा देना, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आता है कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, नहीं, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होने चाहिए कार्बन कार्बन के बीच में, बिटवीन देयर कार्बन एटम्स। यही बिल्कुल सही है, क्योंकि कार्बन एटम्स आ चुका है कि कार्बन एटम्स के बीच में या तो डबल बॉन्ड होंगे या तो ट्रिपल बॉन्ड होंगे, तो यही इसका करेक्ट आंसर है। आप देख सकते हो डबल और ट्रिपल का एक और है, लेकिन हाइड्रोजन आ गया, तो ये बिल्कुल गलत हो गया। यहाँ सिंगल बॉन्ड वाले हैं, वो तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि सिंगल बॉन्ड वालों को हम सैचुरेटेड यानी संतृप्त हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। केमिकल फॉर्मूला ऑफ जिप्सम इज। जिप्सम क्या है, जिप्सम है जिससे हम पीओपी बनाते हैं। जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2O। ये मैंने आपको कई बार प्रैक्टिस सेशंस में भी और क्लासेस में भी कराया था। तो CaSO4.2H2O जो है वो फॉर्मूला होता है जिप्सम का। विच फ्रेंच केमिस्ट वाज वन ऑफ द फर्स्ट साइंटिस्ट टू सिंथेसाइज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स such as formic acid, methane and acetylene from their elements। इनमें से कौन सा फ्रांसीसी रसायनज्ञों में से एक है जिन्होंने
देखो पहले क्या था, ये माना जाता था जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, जो आपकी कार्बनिक, जो आपकी रासायनिक विज्ञान है, कार्बनिक वाला, कार्बन वाला, वो सिर्फ जो लिविंग बीइंग्स हैं, जो जीव जंतु हैं, उनके शरीर के अंदर ही वो मिल सकते हैं, उनको बाहर नहीं बना सकते। तो कुछ साइंटिस्ट आए, जैसे वोहलर आए, वोहलर ने यूरिया बना के दिखाया सबसे पहले। फिर ये भी उनमें से ही एक थे जिनका मैं अब नाम आगे लेने वाली हूँ, इन्होंने आपके बनाए फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड वो है जो आपका चींटी के काटने पे चींटी छोड़ती है, ठीक है। फॉर्मिक एसिड बनाया, मीथेन बनाया, एसिटिलीन बनाया, और तो ये उन साइंटिस्ट में से एक है। तो आप ध्यान रखेंगे, एक तो नाम था वोलर का जिन्होंने यूरिया बनाया था, और एक ये है, इनका नाम है मार्सेलिन बर्थलोट। मार्सेलिन बर्थलोट ने ये एलिमेंट्स बनाए, ये आपके कंपाउंड्स बनाए थे अपने उनके तत्वों से। रॉक 14C इज फाउंड इन, रॉक 14C एक सब्सटेंस है जो स्पेशली चीज में यानी पनीर में मिलता है, ध्यान रखेंगे। In which group are the non-metal elements placed in a vertical column on the right side of periodic table? आवर्त सारणी के राइट साइड पर कौन से एलिमेंट, कौन से नॉन मेटल्स हैं, यानी कौन से अधातु तत्व होते हैं? देखो ग्रुप 1, 3 और 2, 1 यहाँ है, 2 यहाँ है, 3 यहाँ है, तो राइट साइड पे कौन सा मिलेगा? 17 यहाँ मिलेगा, 18 यहाँ मिलेगा, तो ग्रुप 17 ही है जिसमें नॉन मेटल्स हैं, अदरवाइज 1, 2, 3 में तो मेटल्स है यानी धातु है। Which of the following is used in photography? फोटोग्राफी में इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है, ये लर्न करना पड़ेगा। सोडियम थायोसल्फेट का, सोडियम थायोसल्फेट का यूज करते हैं, इस केमिकल का यूज किया जाता है फोटोग्राफी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इन्होंने बोला विच ऑर्गेनिक कंपाउंड हैज द स्ट्रक्चर RCOOH with R referring to the alkyl, alkenyl, aryl और अदर ग्रुप, यानी किस कार्बनिक यौगिक की संरचना RCOOH है जिसमें R एल्काइल, एल्केनाइल, एरिल या अन्य समूह को संदर्भित करता है, यानी उस पूरे ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, जिसका जो शॉर्ट फॉर्म है, जो जनरल फॉर्मूला है वो RCOOH है। देखो इनको बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप, अगर आपको याद हो मैंने क्लास में कराया था, तो COOH ये किसकी पहचान होती है? ये पहचान होती है कार्बोक्सिलिक एसिड्स की, यानी आपकी कार्बोक्सिलिक अम्ल की, तो ये इसी की पहचान होगी। एल्डिहाइड्स की पहचान होती है CHO, अल्कोहल की पहचान होती है OH, कीटोन की पहचान होती है CO, तो ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इन विच ईयर डिड लैंगमूर रिफॉर्म द ल्यूइस कॉन्सेप्ट बाय अबेंडनिंग द आइडिया ऑफ अ स्टेबल क्यूबिकल अरेंजमेंट ऑफ द ऑक्टेट एंड इंट्रोड्यूसिंग द टर्म कोवेलेंट बॉन्ड, यानी कौन से साल में आप ये समझ लो कि जो लैंगमूर नाम के साइंटिस्ट थे उन्होंने कोवेलेंट बॉन्ड की इंट्रोडक्शन दिया था कि एक बंध होता है जिसको कोवेलेंट बंध बोलते हैं, कौन से साल में हुआ था? तो वो उन्होंने किया था 1919 में। ध्यान रखने वाली चीज है, स्टैटिक पोर्शन है, ऐसे क्वेश्चंस रेयरली हम कम ही अटेम्प्ट करते हैं क्योंकि ईयर्स प्रॉपर्ली कहाँ से आ जाए या कैसे करेंगे, तो ऐसे क्वेश्चंस मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स छोड़कर ही आते हैं, लेकिन कुछ जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं आप उनको लर्न कर सकते हैं। जैसे ये एग्जाम ये है, तो ये आप अब आपके दिमाग में रहेगा। 1919 में लैंगमूर ने ल्यूइस कंसेप्ट को छोड़ दिया था कि उन्होंने कहा था कि 8 एलिमेंट अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने होते हैं, इसलिए वो बंद बना लेता है कोवेलेंट बंद। उन्होंने बोला अब आप टर्म यूज करो कोवेलेंट बॉन्ड। Who discovered the 3 chemical elements cerium, thorium and selenium and devised the modern method by which 1 or 2 letters are used to symbolize elements? वो कौन से वैज्ञानिक है जिन्होंने 3 सेरियम, थोरियम और सेलेनियम की खोज की और ये भी बताया कि अब जैसे हम सिंबल्स यूज करते हैं, सोडियम का Na हम यूज करते हैं, तो वो कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये बताया था कि एक तो इन तीनों की डिस्कवरी की और साथ ही साथ ये बताया कि जो नया तरीका है आप उसमें क्या करो, 2 अक्षर चुन लो, पहला अक्षर हमेशा कैपिटल लिखो, दूसरा हमेशा स्मॉल लिखो, या तो इंग्लिश लैंग्वेज का लिख लो या लैटिन लैंग्वेज का लिख लो। तो वो थे आपके जे बर्जीलियस या जेकब बर्जीलियस जिनको बोलते हैं। तो अगर आपको ये भी नहीं पता कि इनकी डिस्कवरी किसने की, जैसे मैंने क्लास में समझा रखा है, क्लास में मैंने ये नहीं बता रखा सीरियम, थोरियम, सेलेनियम की डिस्कवरी किसने की, पर मैंने ये बता रखा है कि जो आप मॉडर्न सिंबल्स यूज करते हो वो जे बर्जीलियस या जेकब बर्जीलियस ने दिए हैं, तो आपको वहां से भी पता लग जाएगा क्योंकि ये वाले क्वेश्चन इस तरीके से रेयरली पूछे जाते हैं। तो अगर इस बार पूछे गए हैं तो साथ में एक ऐसी चीज दे दी जिससे आप क्वेश्चन का अंदाजा लगा सकते हो, तो इसका आंसर है जेकब बर्जीलियस। Which theory discusses the relationship between ligand bonding and degradation of d orbitals in metal complexes?
एंड द ज्योमेट्री ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्सेस एंड द स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स। देखिए ये क्या है, ये वैसे अभी तक जितनी भी साइंस आई थी वो 10th लेवल तक की आई थी, 11th 12th की है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री जिसको बोलते हैं। इसमें ये होता है कि अगर नाइट्रोजन की बात करूं, नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी होती है, लेकिन बाहर वाले शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये 3 बॉन्डिंग, जैसे अमोनिया इसको अगर बनाना है तो ये अमोनिया बनाने के लिए क्या करेगा, एक एक हाइड्रोजन के साथ बंध बना लेगा, यानी बॉन्ड बना लेगा। लेकिन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये बताया जाता है कि ये जो एक्स्ट्रा पेयर है ना इलेक्ट्रॉन का, ये किसी को डोनेट कर सकता है। तो जब ऐसे डोनेशन होता है ना किसी को भी, तो जिसको डोनेट किया जाता है, जो आके इससे जुड़ता है, उसको बोलते हैं लाइजेंड। तो वो ये बोल रहे हैं वो कौन सी थ्योरी है, तो इतना डीप में हम नहीं घुसेंगे, इसके क्वेश्चन वैसे भी बहुत रेयरली पूछे जाते हैं। इन्होंने पूछा कि वो कौन सी थ्योरी है जो रिलेशनशिप बताती है लाइजेंड के बीच में, और कैसे ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ऑर्बिटल्स में होते हैं, तो वो कैसे ऑर्बिटल्स टूट जाते हैं, डी ऑर्बिटल्स में होते हैं, तो डी ऑर्बिटल्स कैसे टूट जाते हैं, तो वो कौन सी थ्योरी है, वो थ्योरी है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, CFT। कौन सा सिद्धांत धातु परिसरों में लिगेंड बॉन्डिंग और डी ऑर्बिटल के क्षरण और धातु परिसरों की ज्यामिति और डी ऑर्बिटल्स के विभाजन के बीच में संबंधों पर चर्चा करता है, तो वो है आपकी CFT, जिसको क्रिस्टल फील्ड थ्योरी बोलते हैं। Which of the following greenhouse gases is most abundant इन द एटमॉस्फेयर? इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे ज्यादा मात्रा में है? मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, वाटर वेपर और कार्बन डाइऑक्साइड। इन चारों में, एक तो ये चारों के चारों ग्रीन हाउस गैस है, दूसरा इन चारों में सबसे ज्यादा जो मिलेगी वो कौन सी मिलेगी, वाटर वेपर मिलेगा, यानी जल वाष्प। केमिकल फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा इज, वॉशिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है Na2CO3 .10H2O। ये मैं आपको करा चुकी हूँ क्लास में कई बार, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। पीएच ऑफ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच क्या है? प्रॉपर एग्जैक्टली पीएच पूछ रखा है, आपको पता होना चाहिए। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? एक एंटासिड है, एसिडिटी को रिलीव करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, और बेसिक नेचर का होता है या एल्कलाइन क्षारीय माध्यम का होता है, और इसका पीएच होता है 10। Which of the following is a natural acid base indicator? इनमें से कौन सा प्राकृतिक अम्ल क्षारक सूचक है, यानी एक ऐसा सूचक है जो ये बताता है कौन सी चीज एसिड है, अम्ल है, और कौन सी चीज बेस यानी क्षार। तो सबसे पहला नेचुरल बताना है, प्राकृतिक। लिटमस, लिटमस जो है वो आपका प्राकृतिक होता है, और एसिड और बेस में आपको बता देता है कौन सी चीज एसिड और कौन सी चीज बेस, अपना कलर चेंज करके। सेम टर्मरिक जो है वो भी नेचुरल है, और ये भी आपको एसिड और बेस में फर्क बता देती है। तो दोनों के दोनों नेचुरल है, यानी प्राकृतिक है, और अम्ल क्षारक सूचक है, एसिड बेस इंडिकेटर है। हाउ मेनी अनायंस सराउंड अ सोडियम आयन इन अ क्रिस्टल लेटिस ऑफ सोडियम क्लोराइड? सोडियम क्लोराइड नमक जो होता है, अगर आप उसका एक क्रिस्टल देखोगे तो सोडियम के चारों तरफ कितने क्लोराइड आयन होते हैं, कितने अनायन होते हैं? तो आप देख सकते हो, आप ये समझ के चलो जो ये बीच में है ये सोडियम है, तो आप देखो इसके चारों तरफ कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल इस तरीके से है कि प्लस बना हुआ है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, 6। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच लॉ वॉज बेस्ड ऑन द नोट्स ऑफ द म्यूजिक? इनमें से कौन सा लॉ, कौन सा संगीत के सुरों पर कौन सा नियम आधारित था? तो आपको अगर याद हो, एक ही आपको लॉ मैंने पढ़ाया था, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, है ना। तो उसमें क्या था कि हर 8वां एलिमेंट, जैसे संगीत में 8वां सुर सा होता है और पहला भी सा होता है, तो ऐसे ही हर 8वां एलिमेंट पहले एलिमेंट की तरह प्रॉपर्टी शो करेगा। तो वो था लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, किसने दिया था, न्यूलैंड ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ जिप्सम इज, ये दोबारा रिपीट हो चुका है, CSO4.2H2O फॉर्मूला होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट? इनमें से कौन सा है जो एक बहुत प्रबल अपचायक क्रमक है, यानी जो रिड्यूस कर देगा। रिड्यूस कैसे करेगा, ऑक्सीजन को हटा लेगा, टू रिड्यूस। और किस किस में ऑक्सीजन को हटा सकता है, एल्डिहाइड, कीटोन, एस्टर, कार्बोक्सिलिक एसिड, क्लोराइड, कार्बोक्सिलिक एसिड्स और इवन कार्बोक्सिलेट सॉल्ट्स टू अल्कोहल। मतलब आप ये समझो कि इनमें से कौन सा एक रिड्यूसिंग एजेंट है जो किसी को भी रिड्यूस कर सकता है अल्कोहल में, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं वो है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, LiAlH4। ये बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, और ये किसी को भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एल्डिहाइड, कीटोन, इन सबको, कार्बोक्सिलिक एसिड, इन सबको किस में रिड्यूस कर देता है, अल्कोहल में रिड्यूस कर देता है।
केमिकल फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इज, आप देख सकते हो क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है? CaOCl2। क्लव इज एन डैश इंडिकेटर, क्लव एक कैसा इंडिकेटर है? तो मैं आपको बता दूं ये एक ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर है, स्मेल चेंज कर लेता है क्लव, ठीक है। तो लॉन्ग जो है अपनी स्मेल चेंज करके बताता है कि एसिड है या बेस है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पोटेश एलम, इनमें से कौन सी पोटेश एलम है? तो पहली बात तो आप ऑप्शंस एलिमिनेट अगर करोगे तो सोडियम वाले दोनों कैंसिल, पोटेश में पोटेशियम आएगा यानी के आएगा। दोनों फॉर्मूला बिल्कुल सेम है। पोटेश एलम में आते हैं 24 H2O, 24 पानी के मॉलिक्यूल्स आते हैं, तो 24 H2O वाला आपका करेक्ट आंसर हो गया। K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24 H2O इज द फॉर्मूला ऑफ पोटेश एलम यानी पोटेश फिटकरी। Which law that was proposed in 1811 predicted that same volume of gases at the same temperature and pressure would have the same number of molecules? कौन से नियम ने ये बताया था कि अगर आपकी दोनों ताप और दाब की समान स्थितियों में प्रेशर सेम है, टेम्परेचर सेम है, तो उसके अंदर अगर वॉल्यूम भी सेम ले ली तो उनमें मॉलिक्यूल्स हमेशा सेम आएंगे। आपको मैं बता दूं एक ही लॉ था जिसने मॉलिक्यूल्स, मोल्स, आयन, पार्टिकल इन पे काम किया था, वो था अवोगैड्रो लॉ। उसी ने बताया था कि एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं या एक मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं। तो जहां भी मॉलिक्यूल्स आ जाए ना वहां अवोगैड्रो ही होता है मैक्सिमम चांसेस में। तो अवोगैड्रो का जो नियम है उन्होंने ये बताया था 1811। एसिड चेंजेस द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू डैश, एसिड नीले लिटमस को किसमें चेंज कर देता है? रेड में। What type of isomerism exists in compounds containing two or more complexes, each of which contains a different set of ligand that can in principle be replaced with a ligand of the other complex? यानी दो या दो से अधिक संकुलों वाले यौगिक में किस प्रकार की समावयवता मौजूद होती है जिनमें से प्रत्येक में संलग्नियों का एक अलग सेट होता है। यानी आप ये समझो दो अलग अलग कंपाउंड हैं, दोनों कंपाउंड के पास अलग अलग ग्रुप है जो अटैच्ड है, जिनको हम लिगेंड्स बोलते हैं। तो कौन सी ऐसा आइसोमेरिज्म है जो ये बताता है कि ये रिप्लेस कर सकते हैं अपने ग्रुप? मेरे पास 5 ग्रुप अटैच है, एक और के पास 5 ग्रुप अटैच है, तो मैं अपने ग्रुप किसके साथ चेंज कर सकती हूँ? एक्सचेंज कर सकती हूँ। तो इस वाले आइसोमेरिज्म को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। ध्यान रखेंगे कि कोऑर्डिनेशन होगा तभी हम लोग ग्रुप अपने चेंज कर पाएंगे। इस तरीके से लर्न कर सकते हो। तो विलायक योजन समावयवता। Which element of group 13 is a soft metal? ग्रुप 13 का एलिमेंट है, तो ग्रुप 13 कौन सा था? बैंगन, आलू, गोभी, थैल। अगर आपको शॉर्ट ट्रिक याद हो, आपने देख रखा है, तो ये सारे ग्रुप 13 के हैं पहली चीज। लेकिन सॉफ्ट एलिमेंट कौन से हैं? तो सॉफ्ट एलिमेंट मैंने आपको लर्न करा रखे हैं शॉर्ट ट्रिक में ही, गैलियम और सीजियम, ये दो सॉफ्ट एलिमेंट होते हैं। इतने सॉफ्ट होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट भी इतना कम होता है कि गैलियम हाथ में पिघल जाता है अगर आप हाथ में रखोगे तो इन्होंने यही बोला है कि इनमें से कौन सा मेटल है जो लो मेल्टिंग पॉइंट है, जिसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, गलनांक है, वो कम है, और आप उनको यूज करते हो सेमीकंडक्टर में, जो अर्धचालक होते हैं उनकी डोपिंग में, उनकी मिलावट में। तो वो हो गया आपका गैलियम, क्योंकि इन चारों में से सॉफ्ट तो गैलियम ही है। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ अ रिएक्शन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट? क्या बनेगा जब कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्शन करेगा? वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। देखो जब इतने बड़े बड़े एलिमेंट्स हो ना, कंपाउंड्स हो, कैल्शियम कार्बोनेट, पानी, H2 आ गया, CO2 आ गया, कुछ नहीं करना है, इन सबको कंबाइन करना है। जब सब कंबाइन कर दोगे बनेगा CaHCO3 का होल ट्वाइस। नॉर्मली मैंने आपको क्लास में ऐसे याद कराया था कि कार्बोनेट है अगर तो CO2 गैस बनती है, CO2 गैस है तो कार्बोनेट बनता है, यानी CO3 वाला कंपाउंड बनता है। लेकिन यहाँ CO3 भी और CO2 भी है, तो उस केस में बड़ा भाई बन जाएगा कैल्शियम बाइकार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट से क्या बन जाएगा? कैल्शियम बाइकार्बोनेट, यानी CaHCO3। तो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज द करेक्ट आंसर। द एटॉमिक नंबर ऑफ लेड इज, लेड का यानी सीसे का परमाणु क्रमांक क्या है? तो ये लर्न करने वाली चीज है। 82 नंबर होता है लेड का। द मास नंबर ऑफ पोटेशियम इज, पोटेशियम की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? पोटेशियम का नंबर होता है 19, लगभग नंबर का डबल होता है, यानी आप 19 का डबल करोगे तो 38 आएगा, पर 38 नहीं होता, उसका होता है 39। Which enzyme in the pancreatic juice helps in breaking down fats? फैट्स को तोड़ने को यानी अग्नाशी रस में पाए जाने वाला कौन सा एंजाइम है जो वसा के विघटन में सहायक होता है?
फैट्स को तोड़ने में हेल्प करता है। तो फैट्स को जो तोड़ेंगे ना, दो ही जने हैं जो तोड़ते हैं, एक तो बाइल, ठीक है, जो आपका लीवर निकालता है, फिर लाइपेज जो पेनक्रियाज निकालता है, और फिर लास्ट में इंटेस्टाइनल जूस, लेकिन उसका पर्टिकुलर हमें नाम नहीं पता कि इंटेस्टाइनल जूस में क्या चीज है जो फैट को तोड़ती है। तो मेन चीज इसमें से क्या है, एमाइलेज, प्रोटीएज, पेप्सिन और लाइपेज। तो लाइपेज है जो पेनक्रियाज निकालता है, अग्नाशय निकालता है और फैट को तोड़ने में यानी वसा के विघटन में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। In 1893, which Swiss chemist was the first to understand the molecular structures of inorganic substances, chemical compounds that do not contain carbon? 1893 में किस स्विस रसायनज्ञ ने सबसे पहले उन अकार्बनिक पदार्थों को, मतलब आप समझो कि अभी तक क्या था, कार्बनिक यौगिक यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, इनमें से कौन सा साइंटिस्ट है जिन्होंने स्ट्रक्चर पढ़ा, लेकिन किसकी स्ट्रक्चर पढ़ा प्रॉपरली, जो आपके इनऑर्गेनिक कार्बन है यानी जिसमें कार्बन नहीं होता उनमें। तो इसका जो आंसर है वो है एल्फ्रेड वर्नर। एल्फ्रेड वर्नर थे जिन्होंने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो कंपाउंड्स यूज करते हैं उनका स्ट्रक्चर पढ़ने में मदद। डैश गैस इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर की मैन्युफैक्चरिंग में अभी मैंने आपको बताया था क्लोरीन गैस का हम इस्तेमाल करते हैं। इन विच ईयर गे-लुसेक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स वाज गिवन बाय गे-लुसेक। कौन से साल में गे-लुसेक ने अपना नियम दिया था? तो ये दिया था 1808 में। लर्न करेंगे, स्टैटिक पोर्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज अमोनिया। अमोनिया का फॉर्मूला पूछा, अभी मैंने एग्जांपल भी लेके बताया था। अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3। बकमिंस्टर फुलरेन इज अ नैनो पार्टिकल कैरेक्टराइज्ड बाय स्फेरिकल ज्योमेट्री एंड अ होलो इंटीरियर व्हिच कंटेन्स हाउ मेनी कार्बन एटम्स। ये एक एलोट्रॉप है, एक समरूप है, किसका? कार्बन का। कार्बन जो है वो तीन तरीके से नेचर में एग्जिस्ट करता है, डायमंड, ग्रेफाइट और बकमिंस्टर फुलरेन। और सबसे छोटा बकमिंस्टर फुलरेन होता है, क्योंकि डायमंड और ग्रेफाइट में आप बता नहीं सकते कितने कार्बन है, उसमें कितने भी कार्बन हो सकते हैं, डिपेंड करता है कितना बड़ा डायमंड, कितने बड़े साइज का डायमंड मिला है, कितने छोटे साइज का डायमंड मिला है। लेकिन बकमिंस्टर फुलरेन का साइज फिक्स होता है और उसमें 60 कार्बन एटम्स होते हैं, ध्यान रखेंगे। तो 60 बकमिंस्टर फुलरेन का फॉर्मूला भी होता है C60। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द पीएच ऑफ ए न्यूट्रल सॉल्यूशन इज। अगर कोई उदासीन विलयन है तो उसका पीएच का मान कितना होता है? 7। कोई अम्लीय है, सबसे ज्यादा अम्लीय है, एसिडिक है, मोस्ट एसिडिक 0, मोस्ट बेसिक 14, क्योंकि 0 से 14 तक ही उसमें नंबर होते हैं। इन 1887 द रॉयल सोसाइटी लंडन गेव द डेवी मेंडल फॉर द डिस्कवरी ऑफ द पीरियोडिक लॉ ऑफ केमिकल एलिमेंट्स टू डैश। 1887 में रॉयल सोसाइटी लंदन ने डैश को रासायनिक तत्वों के आवर्त नियम की खोज के लिए डेवी मेंडल प्रदान किया था। तो आपको मैं बता दूं, इस टाइम पे सबसे पहले आया था न्यूलैंड का नियम। तो न्यूलैंड को जो है वो रॉयल सोसाइटी ने डेवी मेडल आपको दिया था उनको। तो इसमें जो है आप देख सकते हो न्यूलैंड ये आ गया, तो यही इसका आंसर है। विच लो कैलोरी sweetener has the chemical formula C14H18N2O5 that is 200 times sweeter than sugar। इनमें से कौन सी शर्करा है जो चीनी से या शुगर से 200 गुना ज्यादा मीठी है? तो वो आपको मैंने क्लासेस में भी करा रखा है, एस्पार्टेम। एस्पार्टेम चीनी से 200 गुना ज्यादा मीठी होती है, तो इसका करेक्ट आंसर एस्पार्टेम है। आइडेंटिफाई द केमिकल फॉर्मूला ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड का केमिकल फॉर्मूला बताओ। देखो, अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3, अमोनियम का फॉर्मूला होता है NH4 पॉजिटिव, क्योंकि वो एक आयन है, और अगर हाइड्रोक्साइड उसमें जोड़ दोगे तो फॉर्मूला बन जाएगा NH4OH। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? NH4OH। व्हाट इज द करेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू अवोगैद्रो। अवोगैद्रो से रिलेटेड संबंधित कौन सा कथन बिल्कुल सही है? सबसे पहला, अवोगैद्रो डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अवोगैद्रो ने इलेक्ट्रॉन्स की खोज की? जी नहीं, इलेक्ट्रॉन्स की खोज की थी थॉमसन ने। अवोगैद्रो डिस्कवर्ड डिफरेंस बिटवीन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। बिल्कुल नहीं, केमिस्ट्री से रिलेटेड है वो। अवोगैद्रो मेड अ डिस्टिंक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स में फर्क बताया? जी नहीं, अवोगैद्रो ने मोल्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, इन सब के बारे में बताया था। He made a distinction between atoms and molecules। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि उन्होंने परमाणु और अणुओं के बीच में भेद स्पष्ट कर दिया था। What is the chemical name of saltpetre? saltpetre का केमिकल नेम क्या है? तो saltpetre का केमिकल नेम है पोटेशियम नाइट्रेट। तो याद रखेंगे, एक स्टैटिक पोर्शन में से है इसका, बस एक आप कह सकते हो कि कॉमन नेम होता है पोटेशियम नाइट्रेट का, यानी KNO3 का।
In 1931, who recognized that an aromatic compound must have an odd number of pair of electrons, which can mathematically be written as 4n plus 2. यानी 1931 में किस वैज्ञानिक ने ये कहा था कि अगर कोई कंपाउंड अरोमैटिक है, अरोमैटिक मतलब जिसमें बेंजीन होता है, तो उसका एक रूल है पहचान करने का कि उसमें जो इलेक्ट्रॉन होने चाहिए ना वो हमेशा विषम संख्या में होने चाहिए, ऑड में। और फॉर्मूला भी दिया था कि अगर 4n plus 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, n का मतलब कितनी बेंजीन रिंग है, तो वो आपका एक अरोमैटिक कंपाउंड होगा। और ये दिया था हकल, इसको बोलते हैं हकल रूल। तो ये हकल ने दिया था, यानी एरिक हकल। Name an alkyl benzene widely used as a chemical intermediate in the production of phenol. फिनॉल के उत्पादन में, फिनॉल का मतलब है बेंजीन में आपने OH लगा दिया, अल्कोहल जोड़ दिया। तो अगर आपको फिनॉल बनाना है तो इनमें से कौन सा केमिकल है जो बीच में बनता ही बनता है फिनॉल जब बनता है? तो फिनॉल जब बनता है तो आप ये समझ सकते हो जो केमिकल नेम है, वो जो केमिकल कंपाउंड है वो है क्यूमीन। क्यूमीन बनता है हमेशा जब भी आप फिनॉल बनाने की कोशिश करोगे। द मास नंबर ऑफ टाइटेनियम इज, टाइटेनियम का मास नंबर कितना होता है? अब आप देखो इसमें चारों ऑप्शंस, ये वो चीज है जिसमें आप रिस्क नहीं ले सकते क्योंकि चारों ऑप्शंस जो है वो बहुत ज्यादा नजदीक है। आप देख सकते हो सबसे पहला है 47.78, सेकेंड ऑप्शन आपका आ गया 49.82, 44.56 और 47, सॉरी फर्स्ट हो गया 47.78, 49.82, 44.56 और 41.33। और टाइटेनियम का जो मास होता है वो होता है 47.78। लर्न ही करना पड़ेगा। और ऐसे क्वेश्चंस, ये वही उन्हीं क्वेश्चंस में से एक है जिसमें मैं आपको बता रही हूँ कि आप रिस्क नहीं लोगे क्योंकि इतना माइन्यूट आप एटॉमिक मास लर्न नहीं करोगे। बस अगर थोड़ा बहुत आइडिया रहा तो आप बता दोगे कि हाँ ठीक है 47.78। इन विच ईयर डिड AEBD Chen Cortis organized the elements by atomic weight by graphing the elements around a cylinder with a circumference of 16 units corresponding to the weight of oxygen। यानी कौन से साल में जो आपके चेन कॉर्टिस थे, जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने सारे एलिमेंट्स को ऑर्गेनाइज किया था? कैसे ऑर्गेनाइज किया था? एटॉमिक वेट के बेसिस पे। सबसे पहले ये आएंगे, इनका एटॉमिक वेट जो है वो कम है, फिर ज्यादा वाला, फिर उनसे ज्यादा वाला। लेकिन कैसे? उन्होंने एक सिलेंडर के चारों तरफ एलिमेंट्स रखे थे और सिलेंडर की सर्कमफ्रेंस ली थी 16 यूनिट, जो कि ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है। तो वो कौन से साल में इन्होंने किया था? तो मैं आपको बता दूं, इन्होंने किया था 1862 में, 1862 में इन्होंने ये काम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज प्लास्टर ऑफ पेरिस? इनमें से प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला बताना है। तो मैं आपको बता दूं, प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है CaSO4.12H2। देखो MG वाले तो क्वेश्चन, ये ऑप्शन ही खत्म हो गए। अब आपके पास दो ऑप्शन है, CaSO4.2H2O, तो ये तो ऑटोमेटिकली गलत हो गया। अगला है 2CaSO4.H2O। तो इन्होंने करा क्या? बेसिकली इसमें ओवरऑल 2 से मल्टीप्लाई कर दी। तो 2CaSO4 मतलब एक CaSO4 को आधा पानी का मॉलिक्यूल चाहिए, तो 2 CaSO4 को एक चाहिए होगा, तो 2CaSO4.12H2O। तो यही इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 65th क्वेश्चन। व्हाट इज द सफिक्स फॉर OH ग्रुप अकॉर्डिंग टू IUPAC? IUPAC के अकॉर्डिंग जब OH ग्रुप जुड़ा हो तो हम उनको क्या बोलते हैं? अल्कोहल बोलते हैं। उनके नाम की एंडिंग होती है ओल से। When a magnesium ribbon is bound in oxygen, it gets converted to, जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है तब वो कैसे रूपांतरित हो जाता है? देखो मैग्नीशियम रिबन है, आपने इसको ऑक्सीजन के साथ जलाया तो बन जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो वो आपसे यही पूछ रहे हैं कि जब मैग्नीशियम रिबन को जलाओगे तो क्या बनेगा? तो मैग्नीशियम रिबन को जलाने पे बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ विनेगर? सिरके का रासायनिक सूत्र क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड है दो, और ये दूसरा मेंबर होता है कार्बोक्सिलिक एसिड में, जो आपके कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं, इसका फॉर्मूला होता है CH3COOH। तो ये हो गया। ये कई बार मैं क्लास में आपको समझा चुकी हूँ कि काफी इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स में से एक था। आयरन, आयोडीन, जिंक यानी जस्ता, उनको आप इनमें से क्या कंसिडर कर सकते हो, कैसे मान सकते हो? माइक्रोन्यूट्रिएंट्स यानी सूक्ष्म पोषक, ये वो होते हैं जो प्लांट्स को चाहिए होते हैं, पौधे को चाहिए होते हैं, पर बहुत कम अमाउंट में। स्टीरॉइड हार्मोन इंड्यूसर, ये स्टीरॉइड्स है। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है, ये ज्यादा अमाउंट में चाहिए प्लांट्स को, या फिर नॉन इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है, ये गैर आवश्यक, इनको जरूरत ही नहीं है। तो पहले तो मैं बता दूं, आयरन, आयोडीन और जिंक तीनों जरूरी हैं, लेकिन बहुत कम अमाउंट में जरूरी होते हैं पौधों के लिए। तो ये होते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, ध्यान रखेंगे।
आइडेंटिफाई अ फोमाइट फ्रॉम द फॉलोइंग, इनमें से एक फोमाइट की पहचान कीजिए। फोमाइट क्या है? जो इन्फेक्शन को कैरी कर सकते हैं, कोई भी बीमारी जो है या वायरस है, बैक्टीरिया है, जो आगे आप कह सकते हो कि आगे पहुंचा सकते हैं, हाथ वगैरह अगर लग जाए तो वो आगे इन्फेक्शन को पहुंचा सकते हैं। तो नॉर्मली इनमें सॉलिड चीजें जो ज्यादा हमारे कांटेक्ट में होती हैं उन वो आती हैं। तो चार ऑप्शन है, सलाइवा यानी लार, ड्रिंकिंग वाटर जो पानी पीने वाला होता है, ग्लास और ब्लड, तो ग्लास है जो आपका फोमाइट की तरह काम करता है, यानी इन्फेक्शन वायरस को आगे फैलाने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस हैज अ पीएच वैल्यू ऑफ अबाउट 14, इनमें से किस पदार्थ का पीएच मान लगभग 14 है? 14 सबसे ज्यादा होता है, दैट मीन्स बिल्कुल बेसिक है वो, यानी क्षारीय है। तो हम और सबसे बड़ा बेस कौन सा होता है? सबसे ज्यादा बेसिक जो नेचर होती है वो किसकी होती है? सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH की। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड। बेकिंग सोडा इज डैश, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है? बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं। क्लासेस में कई बार पढ़ा चुकी हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड था और आपको इसकी प्रिपरेशन भी लर्न कराई थी। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ही है इसका करेक्ट आंसर। चलिए अब हम बात करते हैं, ये कुछ एलिमेंट्स हैं और कॉलम बी में आवर्त सारणी में यानी जो पीरियोडिक टेबल है उनको क्या कहा जाता है, मैं उसकी बात कर रही हूँ। जैसे सोडियम है, तो सोडियम आता है ग्रुप 1 में, और ग्रुप 1 को बोलते हैं एल्कली मेटल्स। तो फर्स्ट का तो ए ही हो गया। तो अब आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। बात करते हैं कॉपर की। कॉपर आता है आपका कौन से ब्लॉक में? अगर आपको पता हो, मैंने आपको बताया था क्लास में, ये 1, 2 और यहाँ 13 से लेकर 18 तक आते। कॉपर या जिनके मैंने आपको नाम लर्न नहीं कराए थे, वो एलिमेंट्स, वो मेटल्स ज्यादातर इसमें आते हैं। इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं, मैंने आपको बता रखा है कि इनको बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो कॉपर आता है आपका इधर। तो कॉपर क्या हो गया? ट्रांजिशन मेटल हो गया, एक संक्रमण धातु हो गया। तो सेकंड का हो गया सी। तो आप देखो फर्स्ट का ए तीनों में है, सेकंड का सिर्फ एक में है, यानी डी ऑप्शन में। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। मैग्नीशियम, अगर आपको सेकंड का नहीं भी पता था तो मैग्नीशियम का आपको पता होगा। मैग्नीशियम किस में है? ग्रुप 2 में है, ठीक है। और ग्रुप 2 को क्या बोलते हैं? एल्कलाइन अर्थ मेटल यानी क्षारीय मृदा धातु। तो थर्ड का हो गया बी। हीलियम क्या है? एक नोबल गैस है, ठीक है, एक इनर्ट गैस है, अक्रिय आपका धातु है। तो जीरो ग्रुप एलिमेंट, जीरो ग्रुप का मतलब 18वां ग्रुप कह सकते हो। तो 18 ग्रुप में आपका आ जाए। व्हाट इज द करेक्ट परसेंटेज बाय वॉल्यूम ऑफ वेरियस गैसेज इन अर्थ एटमॉस्फेयर? पृथ्वी के वायुमंडल में विभिन्न गैसों की मात्रा का सही प्रतिशत क्या है? तो देखो आपको ऊपर ऊपर से तो पता ही होगा, जैसे नाइट्रोजन हमने पढ़ रखा है 78% है, ऑक्सीजन 21% है, फिर बाकी गैसेज आती हैं। तो सबसे पहले नाइट्रोजन ही अगर देखोगे 20, 10, लगभग 11 है, लगभग 11। तो एक में ही है जिसमें नाइट्रोजन 78% यानी 78% लिख रखा है, यही करेक्ट आंसर है। ऑक्सीजन 21% है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है, और कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी ग्रीन हाउस गैस जो है वो आपकी मिला के 0.03% का कॉन्ट्रीब्यूशन देती है। In organic chemistry, which of the following is an empirical rule used to predict the regioselectivity of an electrophilic addition reaction of alkanes and alkynes? देखो ये क्या है, ये भी थोड़ा 11th-12th का है। इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन लविंग। आप कोई रिएक्शन करा रहे हो, उसमें आप कोई कंपाउंड है, कोई यौगिक है, उसमें किसी ऐसी चीज को ऐड करा रहे हो जो इलेक्ट्रॉन्स को पसंद करता है। उस कंपाउंड में, उस यौगिक में 2 जगह है जहां बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं या बराबर बराबर इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो वो ग्रुप कहां जाके अटैच होगा? अगर दोनों में बराबर बराबर इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो कहां अटैच होगा, किस साइड पर अटैच होगा? तो इसका रूल दिया था मार्कोनिकोव ने। तो मार्कोनिकोव का रूल जो है वो सिर्फ इसीलिए है जिसमें आपको ये पता लगता है कि अगर कोई ऐसे ग्रुप आप भेज रहे हो जो इलेक्ट्रोफिलिक है, यानी इलेक्ट्रॉन लव करता है, इलेक्ट्रॉन्स को लव करता है, फिलिक का मतलब लव और इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रॉन, तो उसकी रीजियो सेलेक्टिविटी किस रीजन पे जाके सेलेक्ट होगा, किस रीजन को सेलेक्ट करेगा, कहां जाके जुड़ेगा, वो बताया था मार्कोनिकोव ने। तो मार्कोनिकोव का नियम या मार्कोनिकोव का रूल जो है वो रीजियो सेलेक्टिविटी के लिए ही है। द नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री 1951 was awarded jointly to Edwin Mattison Macmillan and Dash for their discovery in the chemistry of transuranium elements। 1951 में ट्रांस यूरेनियम तत्व जो है उनकी खोज के लिए 2 जनों को एक साथ नोबेल पुरस्कार मिला था केमिस्ट्री में। तो उनमें से एक तो थे मैकमिलन और मैकमिलन के साथ थे सीबर्ग। ये मैंने आपको वीडियो में भी बता रखा है। तो ग्लेन टी सीबर्ग को मैकमिलन के साथ 1951 में नोबेल पुरस्कार मिला था, नोबेल प्राइज मिला था, किसके लिए? ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स की डिस्कवरी के लिए।
तो गाइज ये थे सारे केमिस्ट्री के क्वेश्चंस। लगभग जितने भी क्वेश्चंस मैंने कराए हैं, मैक्सिमम क्वेश्चंस हमारे क्लासेस में ऑलरेडी हो चुके थे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों का एग्जाम अच्छा ही गया होगा। लेकिन अगर नहीं भी गया है तो डोंट वरी अबाउट दिस, आपको ये क्वेश्चंस पता लग गए हैं, आप आने वाले एग्जाम्स की बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। इसी के साथ अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो सबसे पहले टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। आप टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हैं @RB_S, आपको चैनल मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको सारी पीडीएफ टाइमली वहां अवेलेबल हो जाती हैं, और जितनी भी वीडियोस यूट्यूब पे चलती हैं उन सबकी वीडियोस, उन सबकी पीडीएफ टाइम के साथ साथ बिल्कुल हाथों हाथ हम लोग आरबी एप्लीकेशन पे भी डाउनलोड आप अपलोड कर देते हैं, तो वो सभी एक्सेस कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं। तो अगर आपने अभी तक एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो आप एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर लीजिए। इसी के साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट हमारे ऑफिसर बैच की, जो आपका मेन एग्जाम ओरिएंटेड बैच हमने रिलीज किया है, अनाउंस किया है। इसमें मेन आपका सारे जो सब्जेक्ट्स है, मेन सब्जेक्ट्स, उन पर फोकस होगा। प्री रिकॉर्डेड वीडियोस, प्रैक्टिस सेशंस, और आपके पर्सनलाइज्ड ग्रुप बना दिए गए हैं जिसमें मेंटर्स जो हैं वो आपको पर्सनली हेल्प भी कर रहे हैं। तो आप बिल्कुल ये ले सकते हैं, बहुत रीजनेबल प्राइस में है, 1999 एंड दैट टू विद 9 मंथ ऑफ वैलिडिटी, जो कि एक काफी अच्छा टाइम पीरियड है, और आपके मेन एग्जाम सारे कवर हो जाएंगे। इसी के साथ अगर आप मेन चारों सब्जेक्ट्स आपके वीक नहीं है, आपका कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट वीक है, तो आप हमारे इंडिविजुअल बैच भी ले सकते हैं। मैथ्स का द्रोणाचार्य बैच का है शुभम सर का, इसी के साथ इंग्लिश का अमन त्रिवेदी सर का है, जीएस का मेरा और शिवम सर का कंबाइंड बैच है, इसी के साथ रीजनिंग का हैप्पी राव सर का बैच है। तो गाइज ये थी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच एंड हैव अ वेरी नाइस डे।